हेलो। तो आज मेरे को इस पे बात करनी थी कि मैंने टाटा इन्वेस्ट कैसे पकड़ा। टाटा इन्वेस्ट जनरली ऐसा स्टॉक है जिस पे कोई बातचीत होती नहीं है। ट्रेडर्स जनरली कैच नहीं करती इसे, इसको चौपी समझ के छोड़ देते हैं। और टाटा इन्वेस्ट में मैंने एक्चुअल में 3 बार ट्रेड किया, तीनों बार प्रॉफिटेबली टर्न आउट हुआ था। तो पहले तो इसका नेचर समझते हैं। मैंने इसको जाना क्यों, मतलब व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स टाटा इन्वेस्ट। तो मैं टाटा इन्वेस्ट जैसे 2 स्टॉक्स देखे, उनकी एक वॉच लिस्ट भी बना रखी है। एक ही टाटा इन्वेस्ट और दूसरा राधिका ज्वेलटेक। इन दोनों में ख़ास बात क्या है, ये लोग बहुत लंबा कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद एक छोटा सा बेसिंग हुआ, फिर एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव, फिर छोटा बेसिंग, फिर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव। इसने ये चीज़ पहले भी की हुई है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव, फिर एक बेसिंग और फिर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव। और ये मूव्स ऐसे होते हैं, मतलब कोई पकड़ नहीं पाता इन्हें। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इतना बड़ा कंसोलिडेशन लाजमी है, मतलब समझ सकते हैं, होना भी चाहिए। फिर सेम राधिका ज्वेलटेक का भी यही नेचर है, बहुत बड़ा अप मूव देता है। ये जस्ट एक मिनट, ये इसका 92% का मूव, फिर बहुत बड़ा लंबा कंसोलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चॉपी हो गया, लेकिन नेचर इसका वही है। फिर दोबारा से बेस बनाया, फिर दोबारा बहुत बड़ा मूव 112%, और अभी वापस उसी बेस बनाने में है। इसलिए मेरे पोस्ट में भी मैं राधिका ज्वेलटेक पे कई बार डाल रहा हूँ कि ये मेरी नज़रों में है, कभी जाता नहीं है, डेली ट्रैक करता हूँ मैं इसे। तो टाटा इन्वेस्ट भी अपने उसी फेज़ में था, बहुत बड़ा बेस बना रहा था। और यहाँ पे मतलब इसका प्रायर मूव कितना था ये देखो। अरे इसका प्रायर मूव था अराउंड 134% का। ठीक है, तो 134% में मैं इस, अगर मान लो ये कितना टाइम, इसका 365 दिन का कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट हो ही चुका था। ठीक है, तो डैट इज़ इनफ। आई मीन मतलब मैं इसको यहाँ से ट्रैक करना शुरू करूँगा इस लेवल से तो कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि 134% मूव के बाद उसको चाहिए टाइम, चाहिए काफ़ी टाइम चाहिए। और आई गेस बाय दिस, यहाँ इस लेवल तक वो मतलब मेरे को पसंद आने लग गया था कि यहाँ से अब ये कुछ अपने मूव्स दिखा सकता है। और दूसरी चीज़, अपने कंसोलिडेशन के दौरान ये जो अपना जहाँ से मैक्सिमम टाइम सपोर्ट ले रहा था, ये वाले रीजन्स यहाँ पे, ठीक है, उसको एक बहुत बढ़िया उसने शेक आउट दिया था। ये शेक आउट है कैसे पक्का पता लगेगा, ये देखो यहाँ पे अर्निंग्स आया, अर्निंग्स के बाद ये अराउंड 5% गिरा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डेड हो गए वॉल्यूम्स एकदम से, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ उसके बाद, और फिर अचानक से पूरा बायबैक हो गया। तो अगर ये अर्निंग्स का रिएक्शन होना ही था, म्यूचुअल फंड वालों को अर्निंग्स के बाद इसमें से निकलना ही था, तो फिर कभी ये मूवमेंट हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ से ये श्योरिटी हो गई कि भाई टाटा इन्वेस्ट अपना पुराना नेचर विथहोल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। फिर नेक्स्ट इसने यहाँ से थोड़ा क्लीन होना शुरू किया, यहाँ से अप मूव दिखाया इसने, ये वाला अप मूव दिखाया, एकदम क्लीन मूव था ये। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक बेस बनाने चला गया। यहाँ पे मैंने एक वीसी पे आइडेंटिफाई किया था,
ये VCP के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, ये देखो, ये VCP बना, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है। यहाँ पे टाइट हुआ, ये टाइट होने का थोड़ा नाटक किया यहाँ पे, फिर यहाँ एंट्री लेके मैंने एक अच्छे सपोर्ट पे इसको एग्ज़िट किया था, सॉरी अच्छे रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे हैवी सप्लाई जोन चल रहा है, ये मे भी ध्यान में था मेरे। यहाँ पे और 50% एग्ज़िट कर सकता था, लेकिन 30% ही एग्ज़िट लिया, ठीक है। फिर बाकी का मैं यहाँ पे कॉस्ट पे निकल गया था। फिर इसने जैसे ही VCP बनाया, ये श्योर हो गया कि भाई इसको ये जल्दी अब ऊपर से आएगा। अब यहाँ पे ये जो बढ़ा है, ये भी बहुत अच्छे वॉल्यूम से बढ़ा है, और ये फर्स्ट ब्रेकआउट अटैम्प्ट था इसका। और इस ब्रेकआउट अटैम्प्ट के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे लिटरली डेड, मतलब नीचे जाने का बस नाटक कर रहा है। वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है, ठीक है। फिर बाद में दोबारा यहाँ से इसने अपना मूवमेंट शुरू किया थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे टेक्निकली किसी को कोई पैटर्न दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी अपना एक ट्रेड बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मेरे लिए ये एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस इसने टाइम वेस्ट किया यहाँ पे अपना। यहाँ पे जैसे ही वो टाइट हुआ, मैंने अपना एक और ट्रेड बनाया। टाइट हुआ, बहुत बेकार एंट्री थी ये, लेकिन ये यहाँ पे टाइट हुआ, यहाँ पे टाइट हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, एक दिन रुका, यहाँ पे और पिरामिड किया, और फिर ये पूरा माल मैंने वापस से सप्लाई जोन पे निकाल दिया। अब मेरे को यही एक्सपेक्टेशन थी कि जो इसने लास्ट टाइम किया था ये वही करेगा। अगर वो इसने नहीं किया, मतलब ये अपना वापस ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन सप्लाई जोन के पास इसने क्या किया, एकदम कम वॉल्यूम के साथ ठहर गया। तो यहाँ इसने मेरा दोबारा ध्यान खींच लिया, और फिर एक रैंडम एंट्री मैंने यहाँ पे लगाई। रैंडम मतलब टोटली लॉजिकल थी, लेकिन कोई सेटअप के हिसाब से एंट्री नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लगाई, और कल ही न्यूज़ आ गया, कल ही एंट्री मारी, कल ही न्यूज़ आ गया कि ये अपना स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, और कल ही 10% और आज अगला 10%। माना मैं यहाँ पे निकल गया जल्दी, लेकिन अच्छा ट्रेड था ये काफ़ी। तो टाटा इन्वेस्ट का मेरा एनालिसिस ये था, और सेम टू सेम मैं कभी ना कभी राधिका ज्वेलटेक के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसमें अभी ब्लाइंड एंट्रीज लेना मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन जैसे टाटा इन्वेस्ट ने अपना नेचर दिखाया था, यहाँ से अपना नेचर दिखाना शुरू कर दिया था, मैं भी राधिका के साथ वही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से अपना नेचर दिखाना शुरू करे। इसमें भी देखो तो वही सीन चल रहा है। यहाँ पे अपना उसने रूप तो दिखा दिया, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हुआ था कि यहाँ पे रिटेलर्स बहुत घुस गए थे, इस एरिया में बहुत रिटेलर्स आ चुके थे, क्योंकि उस वक्त कोई सेटअप नहीं थे। ये एंड जुलाई का महीना है, कोई सेटअप नहीं थे, तो जहाँ भी बड़ी कैंडल के बाद टाइट हो रहा था सब घुस रहे थे इसमें। ममता वगैरह इसी टाइम की बात है, और उसके बाद उनको ऐसे ही मारा गया। ये पूरे एरिया में कोई वॉल्यूम नहीं है, लिटरली कोई वॉल्यूम नहीं है। थोड़ा सा वॉल्यूम जब आता है उस दिन बाइंग फोर्स ही आता है केवल, तो इसलिए ये काफ़ी क्लोजली रडार में है मेरे। इसमें भी टाटा इन्वेस्ट की तरह हो सकता है मूव कैच हो जाए, लेट्स सी। थैंक्स।